हो गया। हम्म, मुझे कौन चार तीन है चलेगा। गुड इवनिंग। सांस पे कंट्रोल कर लीजिएगा जरा। वो देखो अभी से बैठ यहाँ कर दिया वो देखो। इसका मतलब क्लियर है कि मेरे क्लास में आने से ऊपर से नहीं पहले से थी, है ना। चलो ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? ब्लड सैंपल कलेक्शन वाइल है, ब्लड सैंपल कलेक्शन वाइल पढ़ रहे थे। याद होगी वाइल? कल होगा टेस्ट, तो पढ़ लेना। कहाँ से? हाँ, फंडामेंटल शुरू से लेके और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक है। क्या क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्यों एनजीटीओ से क्यों? तो उसका पहले में क्या दिक्कत है क्या? हाँ ठीक है, चलो एनजीटीओ कैटेगराइजेशन और क्या पढ़ोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑक्सीजन, ये चार पढ़ लेना। वाइल को छोड़ो, बाद में देखेंगे। पढ़ लेना, फिर भी क्वेश्चन कम पड़े मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, चलो ये चार टॉपिक तो पढ़ ही लेना। क्या? राइस ट्यूब, कैटेगराइजेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑक्सीजनेशन, ये चार पढ़ देना। बाकी रमेश सर के जो पढ़ाया हुआ वो सब ठीक है। कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और संघर्ष बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो तुम्हारे अच्छे दिन कैसे आएंगे भाई? कईयों के अच्छे आए हुए हैं, देखो अभी से। चलो ठीक है, तो वाइस के कलर से शुरू करते हैं। यहाँ तक हो गया था, अब बातें बंद कर दो तो फायदे में रहोगे भाई। कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब हवा की जरूरत नहीं है। तो लाइट ग्रीन हो गया था या नहीं हुआ था? तो लाइट ग्रीन में होता क्या है भाई? कंटेंट क्या है? लाइट ग्रीन में कंटेंट क्या है? लिथियम हेपेरिन है, लिथियम हेपेरिन कंटेंट है मेन इसका। यहाँ तक हो गया था, आगे देखें। ये नहीं लिखा था, लाइट गई थी। ठीक है, तो लाइट ग्रीन वाइल क्या है भाई साहब? बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए करेंगे, और ये हेपेनाइट प्लाज्मा को सेपरेट करने वाली वाइल है। और ये प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाएगी? प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब। जैसे आपको येलो और वो वाली किस नाम से जानी जाती थी? सीरम सेपरेटर की तरह। तो ये प्लाज्मा सेपरेटर है, और इसमें जो कंपोनेंट है वो लिथियम हेपेरिन है। ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। बाकी जो जेल है वो प्लाज्मा सेपरेटर जेल होगा। तो दो ही कंटेंट होंगे इसमें, एक लिथियम हेपेरिन, दूसरा प्लाज्मा सेपरेटर जेल। कोगुलेशन प्रोफाइल किसमें भेजता है? किसमें भेजेंगे? ब्लू। क्या होता है ब्लू के अंदर? वाह जी। लिखो जल्दी लिखो। तो लाइट ग्रीन की कलर की वाइल जिसमें लिथियम हेपेरिन और प्लाज्मा सेपरेटर जेल होता है। प्लाज्मा सेपरेटर जेल, लिथियम हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है, और जो जेल है वो प्लाज्मा को सेपरेट करेगा। लिखा हुआ है क्या हाथों के? तो पीछे कौन रह गए? अच्छा, वो जो धीरे लिखते हैं वही पीछे है। कोई ना, लिखो लिखो। लिख लो भाई, लिख लो जल्दी लिख लो। इसके बाद टीपीएन भी खत्म करना है आज, फिर परसों साइकेट्रिक शुरू करें। पड़ोसियों को देख लो जिसने नहीं लिखा। कॉमन टेस्ट आप किस किस टेस्ट में यूज किया जा सकता है? तो रूटीन बायोकेमिस्ट्री है। मोस्ट हॉस्पिटल इसकी जगह योर बोतल का इस्तेमाल करते हैं, और इट कैन बी यूज फॉर ब्लड एथेनॉल लेवल। अगर पर्टिकुलरली ब्लड इथेनॉल लेवल का बारे में पूछा हो, तो आप इस कलर का वाइल का नाम लिख सकते हो। इसके अलावा अदर वाइल है, तो व्हाइट टॉप वाली कहाँ काम आएगी भाई साहब? मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, एचपीसीआर और डीएनए। तो याद रखना है, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ईएसआर वाला भी और व्हाइट वाला भी। तो व्हाइट और ब्लैक टॉप का वाइल दोनों याद रखना है। व्हाइट टॉप वाली डीएनए स्टडीज और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और ब्लैक टॉप वाली पीडियाट्रिक ईएसआर के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो पॉइंट याद रखने लायक है, और लिख लो। तो डार्क ग्रीन कलर की ट्यूब ये लेस कॉमनली यूज होती है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल इसकी जगह कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं? येलो। येलो वाली में दो कंटेंट क्या होते हैं? सिलिका एंड सीरम सेपरेटर जेल। सिलिका एंड सीरम सेपरेटर जेल होता है। इसमें क्या है? लिथियम हेपेरिन है, और प्लाज्मा सेपरेटिंग जेल है। क्या है? प्लाज्मा सेपरेटिंग जेल। व्हाइट वाली पीसीआर और डीएनए टेस्टिंग के लिए, और ब्लैक टॉप वाली जो वाइल है वो पीडियाट्रिक ईएसआर के लिए। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? ईएसआर का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, पर क्या है? ईएसआर रेट इज कि हाउ फास्ट आरबीसीज आर सेटलिंग डाउन, हाउ फास्ट द आरबीसीज आर सेटलिंग डाउन। ये रेट लिखी जाती है किसमें? ईएसआर में। ये सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, उनमें बढ़ा हुआ पाया जाता है।
नेजल कैनोला से हाईएस्ट ऑक्सीजन कितने लीटर तक दी जा सकती है, बताना बेटा। हम्म। अच्छा, नॉन रीब्रीदर से कितने परसेंटेज तक ऑक्सीजन दी जा सकती है मैक्सिमम? हम्म। इससे नॉन रीब्रीदर पूछ रहा हूँ है, FiO2 और परसेंटेज पूछ रहा हूँ यार। कितना लिखा है तुमने? 100 तक दिया जा सकता है मैक्सिमम, अप टू 100% ऑक्सीजन। इसके अलावा सबसे कम ऑक्सीजन वेस्ट कौन करता है? COPD वाले के चॉइस ऑफ मास्क वेंचुरी। ठीक है, कितने लीटर देंगे? कितने ml ब्लड लोगे? लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ब्लू वाला तुमको पता है कोगुलेशन प्रोफाइल्स के लिए है, ये लिखने की जरूरत नहीं, तुमने लिख रखे हैं ये सारे। ml लिख लो ओनली, कि किस कलर में कितने ml सैंपल की जरूरत होती है। ग्रे कलर ग्लूकोज और लैक्टेट के लिए है, 8 से 10 ml ब्लड चाहिए। पिंक वाली ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच के लिए यूज की जा सकती है, 8 से 10 ml ब्लड चाहिए। और पर्पल वाली क्या है? CBC, ESR, HB1A1C, HbA1c, ये सैंपल 8 से 10 ml ब्लड चाहिए। येलो और प्लेन ऑयल में 5 से 6 ml ब्लड चाहिए, और कोगुलेशन प्रोफाइल ब्लू वाली में 3 to 4 ml का ब्लड चाहिए। मुंह से मत लिखो रे, ब्लड फैल सकता है। हम्म। 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 एक सेकंड, एक सेकंड, तुम सही कह रहे हो, रुको, मेरे को चेक करने दो, रुको। तुम सही कह रहे हो, ये 8 से 10 ml नहीं है, वाइल को कितनी बार रोटेट करना है? इन्वर्जन ऑफ वाइल है ना, हेडिंग ले लो, ब्लड मत लिखना। इन्वर्जन ऑफ वाइल है, मैं भूल गया हेडिंग। इन्वर्जन ऑफ वाइल है। इन्वर्जन ऑफ वाइल का मतलब हाउ मेनी टाइम वाइल को रोटेट करना है। इन्वर्जन ऑफ वाइल, नंबर ऑफ टाइम इन्वर्जन ऑफ वाइल रिक्वायर्ड। ब्लू वाले को 3 to 4 टाइम करना है, येलो 5 to 6 टाइम है। बाकी एवरेज ब्लड सब में कितना लेते हैं, कितना लोगे? 3 to 5, 3 to 6 ml सफिशिएंट है ना? वाइल पे एक मार्कर रहता है, डॉट रहती है, मैक्सिमम लिमिट वहीं तक लेना है। तो फोटो होगा शायद मार्किंग वाला, देखता होगे। वाइल का कलर लिख लो और इन्वर्जन टाइम लिख लो, इन्वर्जन टाइम। तो कितनी बार ट्यूब को रोटेट करना है मिक्स करने के लिए, या ऐसे विग्रसली रोटेट नहीं, बस स्लाइडली रोटेट करना है, और हाउ मेनी टाइम करना है। सही पकड़ा, उसके दिमाग की बत्ती तो जली। बाकी लोग तो गोनों की गधों की तरह लिख रहे थे। है? जब भी ऐसा लगे बोल सकते हो ना। सही बोला बेटा, शाबाश, गलत लिखने से बचा लिया। वैसे मैं दोबारा देखता तो मुझे याद आ सकता था, पर पता नहीं ना आता ना आता। तो ऐसे तुमको भी याद आ जाए तो बता सकते हो, शर्माने का नहीं, उससे मुझे बुरा नहीं लगेगा। हो गया, इतना क्या लिख रहे हो यार, कलर का नाम ही तो लिखना है। हो गया। क्या क्या चाहिए सैंपल लेने के लिए? इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, क्या क्या चाहिएगा? हाँ, ठीक है। इतने सारे आर्टिकल्स चाहिए वो तुमको सबको पता है। बेसिक क्या चाहिए? ग्लव चाहिए, निडल चाहिए, सिरिंज चाहिए, है? इसके अलावा टोर्निकेट चाहिए, वाइल्स चाहिए, और 7 कंटेनर चाहिए, गॉल स्वैब चाहिए, बैंडेड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और कल्चर वल्चर है तो पूरा बिटाडीन और स्प्लिट स्वैब से रब करना है, वो सारी चीजें चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको भाई। आप सीधा सीधा मटेरियल इसमें लिख सकते हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल ये भी, ये नहीं लिखना है भाई। अब वेन को कैसे अप्लाई करना ये ध्यान दो। हाँ भाई, कुछ कहना चाहता है? क्या? पेशेंट? पेशेंट तो होगा भाई, खुद का थोड़ी सैंपल लोगे रे। अब सिलेक्शन ऑफ वेन साइट, ये पॉइंट लिख सकते हो। अप्लाई टोर्निकेट, और टोर्निकेट अप्लाई किधर करना है? कि प्लेस द टोर्निकेट 3-4 इंच अबव द वेनिकुलर साइट एंड होल्ड द एंड अप। तो ये ध्यान रखना है कि जिस भी वेन से लेते हो उससे कितना ऊपर टोर्निकेट को बांधना है। तो कितना बांधना है? 3 to 4 इंच अबव द वेनिकुलर साइट। और बांध के, और उसके धागे जो होंगे वो नीचे उसके ऊपर नहीं लटकने हैं, कि जिस वेन से ले रहे हैं उसको क्लीन करे, बार बार टोर्निकेट वहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। टोर्निकेट का पार्ट किधर होना है? ऊपर की तरफ होना है। जो टोर्निकेट के एंड होंगे वो अपर साइड रहना है, या साइड में रहना है, बार बार उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, पंक्चर साइड के ऊपर। टोर्निकेट को हमेशा वेनिफैक्चर साइड से 3 to 4 इंच अबव बांधना है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है? गणित में तुम होशियार हो बहुत। हाँ, मेरे जैसे, मेरे तो गणित बहुत कमजोर है भाई। हम्म। पैसे गिनने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने आप गिन के देती है। गिन के अकाउंट में डालती है ना, 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, तुम भले कितना ही गिन लो, अगर ज्यादा आया ना वापस निकाल लेते हैं। या फिर तुमने निकाल लिया तो नेक्स्ट मंथ रिकवरी करके देंगे, 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। कभी कभी गलती से डबल सैलरी आ जाती है, तो कई लोग, शाने लोग तुम जैसे कोयले तुरंत निकाल लेते हैं।
ठीक है, फिर वो जिसने डालता है अकाउंटेंट उसके ऊपर आ जाता है, फिर वो तुमसे हाथाजोड़ी करता है, रिक्वेस्ट करता है, डाल दो भाई प्लीज वापस डालो, देने ही पड़ेंगे। अगर नौकरी कर रहे हो एक स्टेट में, ऐसा नहीं कर सकते आप, फिर वो रिकवरी करेगा, और क्या है, स्टेटमेंट देख के नेक्स्ट सैलरी देगा नहीं। देख रहे हो विनोद कैसे बंदा है, 3 to 4 इंच अबाउ, और आर्म सपोर्टेड रहना है हमेशा, सैंपल लेते टाइम आर्म सपोर्टेड रखना है, और उसके बाद सैंपल लेना है। अब तरीके क्या है क्लीनिंग प्रोसीजर्स, चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। क्लीन कैसे करना है, मूव इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम सेंटर साइड टू आउटसाइड। हमेशा क्लीनिंग कैसे होती है, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी बोलो या सेंटर टू आउट बोलो, और सर्कुलर मोशन में क्लीनिंग करनी है। अलाउ टू एयर ड्राई, ये नहीं फूक मार रहे हो सुखाने के लिए, यूं कर रहे हो पंखा लगा दिया, ऐसा नहीं, अपने आप एयर ड्राई होने देना है, अपने आप एयर ड्राई होने देना है। इसके अलावा ऐसा क्या करना है, तो एयर ड्राई होना देना है, पंखे से नहीं सूखेगा, वापस कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो ऐसा हरकतें नहीं करना है, फूक नहीं मारना है, तुम्हारे थूक वाला बैक्टीरिया वहां चिपक जाएगा है, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। साइड को पूरा ड्राई होने देना है, अदरवाइज अल्कोहल ब्लड के साथ कांटेक्ट होगा, क्या कर सकता है, बर्निंग सेंसेशन कर सकता है, ब्लड का हीमोलाइसिस कर सकता है अल्कोहल, इसलिए पूरा कंप्लीटली ड्राई होने देना है, कंप्लीटली ड्राई होने देना है। इसके अलावा पूरी तरह से अपने आप ड्राई होगा, तो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक, जो भी अपन अल्कोहल इटाडीन रब जिससे भी क्लीन कर रहे हैं, तो उसको टाइम तो मिलना चाहिए ना भाई, कि लगाया अप्लाई किया है, तो जितने टाइम में उसकी प्रॉपर्टी है इफेक्ट आने में, उतनी प्रॉपर टाइमिंग मिल पाएगी। तो उसके कारण भी कि एक बार क्लीन कर दिया, बार बार वेन को पेल्पेट नहीं करना है, दोबारा टच नहीं करना है। इसके अलावा स्टाइल और एसेप्टिक टेक्निक क्या है, स्टाइल सबको पता है, स्टाइल का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एंटीसेप्टिक क्या है, क्लीन टेक्निक है। एंटीसेप्टिक इज क्लीन टेक्निक है बट स्टाइल नहीं है, क्लीन टेक्निक है बट स्टाइल नहीं है। बट सैंपल हमेशा कैसे लेना है हमको, स्टाइल टेक्निक से लेना है, कैसे लेना है, स्टाइल टेक्निक से लेना है। कोई टिप ना चाहो तो टिपो, वरना चलो मैं आगे लिख लो। हाँ तो लिख लो, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, टोनिकॉइट को 3 to 4 इंच वेनिपैक्चर साइड से अबव बांधना है। जब भी क्लीन करेंगे वेनिपैक्चर साइड को सेंट्रल टू पेरिफेरी और सेंट्रल टू आउटवर्ड क्लीन करना है इन सर्कुलर मोशन। ए बच्ची, डिसलोकेट हो जाएगा ना जो, क्यों करती बार बार, हाँ ऐसे बांध ले बेटा, कुछ है ऐसे यूं और यूं, फिर खुलेगा नहीं मुंह, है ना, इसलिए। और जिस क्लीनिंग सॉल्यूशन से क्लीन किया है उसको एयर ड्राई होने देना है, फूंक नहीं मारे, पंखा ना चलाए, यूं यूं भी ना करें, सफिशिएंट टाइम देना है, अपने आप उड़ने दो, अपने आप ड्राई होने देना है, जिससे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बचा हुआ रहेगा तो ब्लड के कांटेक्ट में आ सकता है, हीमोलाइसिस ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण हीमोलाइसिस कर सकता है सैंपल का। और जो उसकी बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी अगर तुमने कंप्लीटली ऑटोमेटिक एयर ड्राई होने नहीं दिया है तो। और एक बार क्लीन कर दिया उसके बाद दोबारा टच ना करें, नो टचिंग। हो गया, हो गया क्या, ज्यादा लिख रहे हो, ऐड करो, ऐड करो। कोई अपने आप मुस्कुरा रहा है, कोई दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा रहा है? हो गया अब भाई साहब बारी आ गई है तुम्हारी कि निडल घुसेड़ के खून निकालेंगे, कि पोजीशन द होल्डर एंड निडल इन द डायरेक्शन ऑफ वेन एंड पैरेलल टू इट। याद रखना है, वेन की डायरेक्शन में होल्ड करना है, उसके पैरेलल होल्ड करना है। इसके अलावा निडल लेवल शुड बी फेसिंग अप विद द निडल एट द एंगल, क्यों ना निडल का 15 से 30 डिग्री एंगल, ये एंगल पे क्वेश्चन फिर पूछ सकता है तुमको। प्लेस द ट्यूब इन द होल्डर, ये होल्डर होल्डर कुछ नहीं होते वहां। एंटर द वेन इन स्मूथ एंड क्विक मोशन, grasp wings of the holder with the index finger and middle finger and push forward on the bottom of the tube with the thumb until the needle finger be stopper। जब आपको पुश करना हो, सैंपल ले लिया है, अब वाइल्स में डालना हो, तो निडल पूरी ढक्कन के आगे जो प्लास्टिक लगी है, रबर लगा है, वहां तक पूरी इंसर्ट करनी है, अपने आप निडल रुक जाए, उसके बाद स्लोली पुश करना है। ढक्कन खोल के नहीं डालना है, निडल खोल के नहीं डालना है, निडल से पुश कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एंगल वाला याद रख लेना है। और उसकी कैप को, वाइल्स की कैप को, सैंपल कलेक्शन वाइल्स के कैप को ओपन करके नहीं डालना है, और वेन के अंदर निडल घुसेड़ के यूं यूं नहीं करना है। इससे क्या होगा, एबनॉर्मल रिपोर्ट्स आ सकती है। इधर उधर घुमाई हुई निडल इंजरी करेगी, और इंजरी करते ही क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है, उस जगह पे दौड़ी चली आती है, तो रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आ सकती है। इसलिए ख्याल रखें कि निडल को स्ट्रेट एंटर करके और धीरे से सैंपल को खींच लेने का है, इधर उधर नहीं करने का। ये तुम्हारा वाला कौन कर रहा है उधर, मशीन है? थोड़ा जल्दी लिखो रे भाई। अब पंक्चर कर दिया, अब सैंपल ले लिया, उसके बाद क्या करोगे? हम्म
क्या करोगे? कॉटन लगा के क्या करोगे? रब कर दोगे यूं यूं? हाँ, ड्राई कॉटन रख के बैंडेड लगा सकते हो, या एटलीस्ट पेशेंट को बताना है 15 मिनट तक प्रेस करके रखना है, रब नहीं करना है, ओनली प्रेस करके रखना है एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर का डिस्टर्बेंस है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें लॉन्गर रखना है जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो, कंप्लीटली स्टॉप ना हो, पेशेंट को उधर से जाने नहीं देना है, और आपको भी उधर ही रहना है, अदरवाइज हाथ यूं रख देंगे। ऐसा होता है। अभी नर्सरी डे पे पेशेंट क्या, मैं खुद शाने पे हो गया। अभी इस नर्सरी डे पे ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने ब्लड दिया, तो ये शर्ट ऐसे बहुत फोल्ड किया हुआ था ना, ऊपर यहीं से लिया, ये अभी पड़ा यहाँ से लिया, तो ये शर्ट बहुत यहाँ टाइट था, तो टाइट हो गया, तो यहाँ धोने के बाद, डोनेशन के बाद यहाँ कॉटन रखे और थोड़ी देर बंद हुआ तो बैंडेड लगा दी, और ये शर्ट इतना टाइट था तो मैं तो ऐसे बैठा था, गप्पे मार रहा था, ऐसे पूरा ब्लड निकल के पूरी पैंट शर्ट सब हो गया था। ऐसे 2-3 मिनट बाद पता चला कुछ ठंडा ठंडा इधर फील हुआ, अरे मैंने कहा क्या है पूरा। तो ऐसे छोड़ना नहीं है किसी भी पेशेंट को, और यहाँ टाइट क्लॉथ नहीं होना है, नहीं तो टोनिकेट का काम करता है, तो प्रेशर से ब्लड वापस फिर से आना शुरू हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। हो गया? आगे देखो मामला क्या है, वेनिपंक्चर साइट की केयर क्या करोगे, कि केयर क्या करोगे, ड्राई कॉटन लगा देंगे, बैंडेज लगा देंगे, और एटलीस्ट 15 मिनट तक वहां रखना है। प्रेशर बैंडेज लगा सकते हैं, ज्यादा प्रेशर वाली, अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो क्या करना है, प्रेशर बैंडेज अप्लाई करनी है, और जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। ये 2 पॉइंट इतना पूरा टीपने की जरूरत नहीं है यार, एक ड्राई कॉटन लगा सकते हो, बैंडेज लगा सकते हो, और एटलीस्ट 15 मिनट तक लगा के रखना ही रखना है। अगर किसी में कोगुलेशन प्रॉब्लम है, हेपेरिन पे चल रहा हो पेशेंट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाला पेशेंट हो, तो प्रेशर बैंडेज का अप्लाई करना है, और जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। तो तुम तो पूरा ही लिखोगे, तो टेस्ट का तो पढ़ा ही हुआ है, तुम रोज रोज ही पढ़ रहे हो ना, डेली पढ़ते ही हो ना भाई, या नहीं? अब लिख लिया कौन पढ़ेगा, बाद में देखेंगे, ऐसे ऐसा तो नहीं है। हर टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करना है, तभी कुछ चीजें दिमाग में घुसेगी और मेमोरी में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज सब सुपड़ा साफ मिलेगा जब एग्जाम में बैठोगे तो। 2-3 बार रिवाइज करना है हर टॉपिक को। बच्चों में हील से लेते हैं, बेबीज में कहाँ से लेते हैं सैंपल, हील से ले सकते हैं। रिकमेंड लोकेशन ऑफ ब्लड कलेक्शन ऑन न्यूबॉर्न बेबी और इन्फेंट इज हील, और हील का कौन सा एरिया, जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखा है आपको, ये ग्रीन वाले पार्ट से लेना है। कैपिलरी सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हील को वार्म करना है, न्यूबॉर्न और इन्फेंट तक लिया जा सकता है सैंपल। हील को वार्म करना है, हील को वार्म कैसे कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, जेंटली रब और मसाज किया जा सकता है, या वार्मर के आगे रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जलाना है, न्यूबॉर्न की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है ना, तो बहुत देर तक वहां गर्म कर देना है, पिघल जाएगी, ऐसा नहीं करना है। और निडल को बहुत डीप इंसर्ट नहीं करना है, न्यूबॉर्न की स्किन की लेयर बहुत थिन होती है, और बोन भी बहुत सॉफ्ट होती है, जोर से निडल घुसेड़ोगे बोन में ही चली जाएगी, है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि निडल को बहुत ज्यादा डीप इंसर्ट नहीं करना है। हील प्रिक टेस्ट और हील टिक टेस्ट किस में करते हैं भाई, कौन सी सिचुएशन में करते हैं, कौन सी कंडीशन है? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। हील पिक टेस्ट इज डन फॉर, बोलो सांप सूंघ गया, हाँ बताओ भाई, किसके लिए करते हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए करते हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ फिनिल एलेनाइन अमीनो एसिड्स, बच्चे में बाई बर्थ ही इस अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म एरर होता है, पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते नहीं हो रे, लिख लिया बच्चों में, हिल से ले सकता है, इतना ही लिखना है, या एडी बना रहे हो यहाँ पे, बना ली, वाह बहुत बढ़िया कर दिया, ये नहीं लिखना है, वार्म करना है, मैंने बता दिया, प्री वार्म करना है हील को, हील को वार्म करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लो, प्री वार्म कर सकते हैं, कितना वार्म करना है, 3 to 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, 3 to 5 मिनट, बेबी के पैर को वार्मर के आगे रख सकते हो, स्लाइटली जेंटल मसाज कर सकते हैं, और सैंपल ले सकते हैं, हाई टेम्परेचर के आगे नहीं रखना है, बेबी की मसल्स और स्किन थिन होती है, थर्मल इंजरी हो सकती है, इंजरी हो सकती है। और बेबी के जब भी सैंपल लोगे अच्छे से होल्ड करना है हील को, वरना पैर हिला सकता है, निडल डीप क्लिक हो सकती है, दूसरों को इंजरी करा सकती है, और सैंपल को फैला सकती है, इसलिए पैर को ठीक से पकड़ के होल्ड करके निडल चुबाने का है, अदरवाइज हिलाएगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो ये लिखना नहीं है तुमको इतना, तुम क्या लिख सकते हो, तुम ये लिखो प्री वार्म नाउ इन्फेंट हील 3 to 5 मिनट के लिए, इसके अलावा होल्ड फॉर्मली व्हाइल कलेक्टिंग द सैंपल, और बहुत देर तक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू वार्म हीटर और वार्मर इज अवॉइडेड टू प्रिवेंट थर्मल इंजरी, टू प्रिवेंट थर्मल इंजरी, तुम्हारी मर्जी हो वैसे लिखो, तुम नहीं समझ, तुम्हारी मर्जी हो वैसे लिखो। हो गया, वाह मैं खुश हो गया, वैसे तुमने हो गया इसका मतलब लिखा नहीं है,
सिंपली 3 to 5 मिनट तक हील को प्री वार्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, बच्चे की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, इंजरी हो सकती है। सैंपल ले रहे हो तो अच्छे से होल्ड करना, इतनी सी बात थी, ये कुछ नहीं करना है, छोड़ो इसको। हाँ, ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कौन सा सैंपल किस ऑर्डर में ले सकते हो। ये टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ सैंपल वाइल ईच अदर, दोनों एक साथ वाइलों के पहले अगर उसमें आधा ब्लड डाला, 10 ml ब्लड लिया, 3-4 वाइलों में कलेक्ट लेना है आपको, तो आप निकल पिक कर रहे हो, किसी में ईडीटी है, किसी में कुछ है, फिर वो दूसरे में आएगा, वो तीसरे में जाएगा, तो रिपोर्ट्स की वैल्यू अल्टर हो सकती है, रिपोर्ट्स की वैल्यू अल्टर हो सकती है, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है, इसको याद रखना है। ब्लड कल्चर सबसे पहले लेंगे, ब्लड कल्चर सबसे पहले लेंगे, उसके बाद आप ब्लू में ले सकते हो, ब्लू के बाद रेड और येलो दोनों सेम ही है। इसके अलावा उसके बाद नंबर किसका है, ग्रीन अपने कॉन्सेप्ट में नहीं है, पर्पल एंड ग्रे, पर्पल एंड ग्रे, तो सिंपल सा याद रखना है, सबसे पहले तो लेना है ब्लड कल्चर, ये पॉइंट तो तुमको याद रखना ही रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज सारे सैंपल अगर एक साथ कलेक्ट करना हो तो ब्लड कल्चर वाला जो सैंपल है वो सबसे पहले लेना है, क्योंकि फुल स्टाइल टेक्निक्स के साथ लेना है, इसलिए। और ब्लड कल्चर हमेशा एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले लेना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले लेते हैं। इसके बाद ब्लू का नंबर आ सकता है, फिर आप दोनों इनका आ सकता है, रेड और येलो, दोनों सीरम वाली है। उसके बाद आपका ग्रीन, पर्पल एंड ग्रे, तो इम्यूनोमिक्स याद रख सकते हो, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ ऑफ ब्लड सैंपल टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ एडिटिव्स, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ एडिटिव्स। ब्लू में कौन से सैंपल जाएंगे? हम्म, कौन से? कोगुलेशन स्टडीज वाले, इसीलिए कल्चर के बाद कोगुलेशन स्टडीज वाले का नंबर है, क्योंकि कुछ भी एडिटिव हल्का सा भी मिक्स होगा तो कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब हो सकता है और स्टडी में रिजल्ट है जो गलत आ सकता है, इसलिए सबसे बाद कल्चर के बाद तुरंत ब्लू लेना है। ईडीटीए का नंबर बहुत लास्ट तक आ रहा है, क्योंकि बाकी पहले प्लेन वाला जेल वाला है, तो सेपरेट करना है, ईडीटीए नहीं चाहिए उसमें, ईडीटीए नहीं चाहिए, इसलिए ईडीटीए का नंबर बाद में आएगा। शुगर वाला नंबर सबसे लास्ट, शुगर वाला का नंबर सबसे लास्ट है, लिख लिया। बी केयरफुल बिकॉज आर एन यर्न टू गिव पेशेंट ग्रीन ग्रेट केयर, ऐसे याद रखो भाई साहब, ग्रेट केयर देंगे। हो गया। कल्चर बोटल्स होती है एनारोबिक एंड एनारोबिक्स, एरोबिक्स एंड एनारोबिक्स, दो तरह की कल्चर वाइल होती है, एनारोबिक्स एंड एरोबिक्स। एनारोबिक और एरोबिक क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक्स होते हैं, कुछ एरोबिक्स होते हैं। एरोबिक्स और एनारोबिक्स क्या है, विदाउट ऑक्सीजन वाले कौन है, एनारोबिक्स है, बाकी ऑक्सीजन वाले एरोबिक्स है। तो इसका वाइल्स का लिख लो कि कितना एमएल ब्लड और कौन से कलर का कितना है। द टाइप ऑफ ब्लड कल्चर बोटल्स एंड ब्लड वॉल्यूम रिक्वायर्ड, तो ब्लड वॉल्यूम आपको याद रखना है, येलो टॉप की जो कल्चर बोतल होगी वो पीडियाट्रिक एरोबिक कल्चर के लिए है, और इसमें जो ब्लड है वो हम 0.5 से 4 ml तक ले सकते हैं। जो ग्रीन टॉप की होगी, हाँ एरोबिक है, ग्रीन टॉप की जो होगी वो एडल्ट एरोबिक कल्चर के लिए है, 5 से 10 ml ब्लड लेंगे। ऑरेंज टॉप वाली एनारोबिक्स है, 5 से 10 ml ब्लड है। ब्लैक टॉप वाली होगी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के लिए अलग से है, और सिल्वर टॉप वाली है वो माइकोप्लाज्मा के लिए है। पीडियाट्रिक में एरोबिक और एनारोबिक्स एक ही कलर की होगी, और एडल्ट में एरोबिक और एनारोबिक्स का कलर अलग अलग है। पर्टिकुलरली टीबी का याद रखना है ब्लैक टॉप, और ब्लड कलेक्शन वाइल में ब्लैक टॉप किसके लिए थी, ईएसआर के लिए थी, पीडियाट्रिक ईएसआर के लिए। हम्म, 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 नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाता, ब्लैक वाइल है ही नहीं है उसमें, तो हम तो कॉमन में बेचते हैं, बट कोई क्वेश्चन पूछ ले तो याद रख लेने का है, इसलिए लिख ले। कल्चर बोतल में कल्चर मीडिया होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ में हेल्प करता है। हो गया।
अलग अलग से लिखना चाहो एडल्ट के लिए मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम 10 ml ले सकते हो। इन्फेंट और चिल्ड्रन में 1.5 ml है। नियोनेट में 1 to 2 ml है। 2 to 3 ml ले सकते हो 1 महीने से लेके 2 ईयर तक वाले में, और 3 to 5 ओल्डर चिल्ड्रन के लिए लिया जा सकता है ब्लड। कल्चर बोतल में जो प्रिजर्वेटिव होता है वो पॉली एनिथोसल्फेट होता है, पॉली एनिथोसल्फेट। बाकी एरोबिक और अलग अलग एनारोबिक का कल्चर मीडिया आता है। शुगर मीडिया, ब्रोथ मीडिया, अलग अलग तरह के मीडिया होते हैं। तुमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हो तो कभी, अगार मीडिया, कई तरह के मीडिया होते हैं कल्चर मीडिया। चॉकलेट मीडिया, हम्म, पढ़ा है ना, अगार, चॉकलेट, ब्रोथ, शुगर। हम्म, मुझे भी सिर्फ नाम ही याद है माइक्रोबायोलॉजी, पर तुमको ज्यादा याद होगा। द मोस्ट ब्लड कल्चर बोतल लिख नहीं पाएगा, हो गया था। तो मोस्ट ब्लड कल्चर बोतल कंटेन कंटेन क्या है उसमें, तो सोडियम पॉलीइंटोसल्फेट, जिसको एसपीएस बोलते हैं, और परसेंटेज है 0.025 से लेके 0.03%। सोडियम पॉलीएंथोसल्फेट, सल्फोनेट, सोडियम पॉलीएंथोसल्फोनेट। किसी को पानी की बोतल चाहिए क्या? मजाक था, पानी पिला ही सकता है, उसमें क्या है? हो गया। मेथड तुम लिखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। कुछ नहीं, स्टाइल टेक्निक से लेनी है, बाकी सैंपल जैसा लेते हैं वैसा ही है। तो स्टाइल टेक्निक तुम सबको पता है, तो स्टाइल टेक्निक के लिए क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है, ड्रेसिंग पैक चाहिए, स्टाइल ग्लव चाहिए, और क्लोरहेक्सिडिन से क्लीन कर सकते हो हैंड को, और या अल्कोहल बेस्ड स्वैब से क्लीन कर सकते हो। वह सैंपल कहां से लेना है, वेनिपंक्चर से लेना है, या अल्टरनेटिवली कहां से ले सकते हो, फेरिफेरल कैनल और सेंट्रल लाइन से भी लिया जा सकता है। न्यूली लगा हुआ हो तो, अभी अभी लगाया है तो उससे कल्चर का सैंपल लिया जा सकता है। बिल्कुल प्रॉपर क्या टेक्निक फॉलो करनी है, स्टाइल टेक्निक को फॉलो करते हुए। इफ लाइन सेप्सिस इज सस्पेक्टेड, कल्चर शुड बी टेकन फ्रॉम सेंट्रल लाइन और पेरिफेरल लाइन। कोई भी लाइन डली हो पेशेंट को, सेंट्रल लाइन डली हो या कोई अदर पेरिफेरल लाइन डली हो, पिक लाइन डली हो, अगर उसमें इन्फेक्शन है ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड का सैंपल उनसे कल्चर का लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लेना है। लाइन इन्फेक्शन सस्पेक्ट नहीं है तो अगर पुरानी कोई लाइनें लगी हो उनसे सैंपल नहीं लेना है। अगर लाइन का इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो लाइन से ले सकते हो। इसके अलावा ब्लड प्लेस इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक कल्चर मीडियम डालना ही है। रिमूव डस्ट कैप फ्रॉम द कल्चर बोतल एंड टॉप स्वैब विद अल्कोहल। जो कल्चर बोतल है उसको एक ढक्कन लगा होगा, उसको आपको खोलना है, फिर रबर वाले ढक्कन को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है और ड्राई होने देना है। मैक्सिमम यील्ड ऑफ ट्यूब इज नाइदर अंडर नॉर ओवरफिल्ड। एडल्ट के लिए मैक्सिमम 10 ml है, पर ओवरफिल्ड नहीं करना है। आइडियली लेना हो तो एडल्ट के लिए 9 ml है। आइडियल अगर अमाउंट पूछा जाए तो 9 ml एडल्ट के लिए क्या है, आइडियल सोल्यूशन। हाँ, आइडियल सोल्यूशन है। इसके अलावा कल्चर बोतल हमेशा बाकी ट्यूब से, सैंपल वाली ट्यूब से पहले फिल करनी है, पहले लेना है सैंपल, ये तुमको पता है। तो यहाँ की बात है तुमको सबको पता है। क्या लिखोगे यार उसमें, इतनी चीजें लिखने जैसा कुछ नहीं, तुमको सब बेसिक प्रैक्टिस वाली चीज है। क्या करोगे, स्टाइल टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, हैंड वॉश करते हुए, स्टाइल ग्लोव्स पहनना है। जिस साइड का लेना है उसको अच्छे से क्लीन करना है, अल्कोहल बेस्ड स्वेब से करना, क्लोरेक्सिडिन से कर सकते हो, और जिसे भी सॉल्यूशन से क्लीन किया है उसको ड्राई होने देना है, ड्राई होने देना है। अगर फ्रेशली कोई लाइन डली है, कैनोला डला है या कुछ और लाइन डली है तो फ्रेशली डली हो, अभी लगी हो तो उससे सैंपल ले सकते हो, अदरवाइज पुरानी डली हो तो नहीं लेना है। अगर कोई जो लाइन डली है उसमें ही इन्फेक्शन सस्पेक्टेड और उसके लिए ये ब्लड कल्चर लेना है तो इन्फेक्टेड लाइन से भी लिया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। और एडल्ट के लिए जो आइडियल एमएल होगा, कितना ब्लड लेना है, तो 9 ml इज आइडियल। ये ना ओवरफील्ड है और यहाँ कैसा है, ना कम है ना ज्यादा है, तो आइडियल है 9 ml। अब इसको लिखोगे क्या, हाँ मत लिखना, मत लिखना, ये तुमको पता है। एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक का फॉलो करना है, नॉन टच टेक्निक। और हमेशा ब्लड कल्चर एंटीबायोटिक से पहले लेते हैं, एंटीबायोटिक से पहले लेते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी उससे पहले लेंगे। और ब्लड कल्चर बोतल ये तो हो ही गया, 8 से 10 ml ठीक है, 9 ml लिखा दिया। इफ यूजिंग, ये वाला बात ठीक है, इफ यूजिंग एन एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों बोतल में लेना हो तो आपको पहले कौन सी बोतल में डालना है, एरोबिक बोतल। ये पॉइंट जरूर लिख लो आप, एरोबिक बोतल शुड बी फील्ड फर्स्ट। क्योंकि अगर दो सैंपल ले रहे हो, एनारोबिक और एरोबिक दोनों कल्चर के लिए जाना है, तो एरोबिक बोतल में हमेशा कल्चर पहले लेंगे। ब्लड कल्चर बोतल कंटेन कल्चर मीडियम टू एनकरेज ग्रोथ, वो तो ठीक है, मीडियम होता ही है। कल्चर बोतल में अलग अलग मीडियम्स का यूज किया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो दो पॉइंट लिख लो, कलेक्ट ब्लड कल्चर सैंपल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। और दूसरा पॉइंट, व्हेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सैंपल्स टू बी कलेक्टेड, ऑलवेज कलेक्ट फर्स्ट इन एरोबिक कल्चर, एरोबिक कल्चर।
एंटीबायोटिक से पहले लेंगे ब्लड कल्चर। एरोबिक और एनारोबिक में हमेशा पहले कौन सा लेना? एरोबिक। क्वेश्चन है, बताओ द प्रिफर्ड साइट फॉर कलेक्टिंग वीनस ब्लड इज, कौन सा है प्रिफर्ड साइट? अरे मोस्ट कॉमनली सैंपल किससे कलेक्ट करते हो? अरे बोलो तो कोने वाले बोलो, सिर्फ उधर कोने वालों की आवाज आनी चाहिए, बताओ। दीवार के पास वाले 8-10 लोग, अब बोलो ना, कोई गूंगे होगा? कोई बोलो, एक साथ बोलो जोर से। देखो बोल ही नहीं रहे। अरे बोलो, पड़ोसी को बोलो, तू बोल, अरे सारे बोलो ना। हैं? ये देख, तुम्हारी हालात बहुत नाजुक लग रही है बेटा, क्या चक्कर है? हाँ तुम भी बोल सकती हो। हाँ वो देखो अकेले की आवाज आई। कौन सी है भाई मोस्ट कॉमन? मीडियन क्यूबिटल वेन इज मोस्ट कॉमन है, एंड क्यूबिटल फोसा में होती है, तो मीडियन क्यूबिटल वेन इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स। एक लाइन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी तुमको पता है तो मत लिखो। Which of the following anticoagulant tube need to collect sample for HbA1c? Sodium chloride, EDTA, heparin, sodium oxalate. हम्म? कौन सी? डी? कौन सा है? होशियार बहुत हो चुके हो तुम। EDTA में करेंगे। EDTA का कलर कोड क्या है? हाँ बताओ, इतने वाले क्वेश्चन तो तुमको आ गए, ये बताओ। तुम्हारे सी बहुत राइट हो रहे हैं ना? कितना करेंगे? क्या पूछा हुआ है? ब्लड डोनेशन। तो सैंपलिंग के लिए इतनी मोटी निडल काय को यूज करेंगे भाई? हम्म, तो ब्लड डोनेशन में निडल 16, कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कैनुला। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया मामला। बस अब टीपीएन को आज खत्म कर देते हैं, हो जाएगा शायद। टीपीएन शुरू कर देते हैं। टीपीएन क्या है भाई साहब? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी पेशेंट को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जीआई ट्रैक्ट के थ्रू दी जाएगी, तब वो कौन सी फीडिंग और कौन सा न्यूट्रिशन कहलाएगा? एंट्रल फीडिंग कहलाएगा। अगर जीआई ट्रैक्ट में फीडिंग दी जा रही है तो एंट्रल फीडिंग है। क्या है वो? एंट्रल फीडिंग। आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, सेंट्रल लाइन और पेरिफेरल लाइन से अगर कुछ न्यूट्रिशनल फीडिंग दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में फर्क सिर्फ कैलोरीज का है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में पेशेंट की डेली रिक्वायरमेंट कुछ पूरा करने के लिए एडिशनल न्यूट्रिएंट देने के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हो। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब कंप्लीटली पेशेंट की पूरी नीड किससे फुलफिल करना है? पेरेंटल न्यूट्रिशन से ही करना है। तो टीपीएन के बारे में ज्ञान, एंट्रल न्यूट्रिशन, डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन इन लिक्विड फॉर्म डायरेक्टली इनटू द स्टमक, ड्यूडेनम और जिजनम, कहीं भी जा रहा हो, जीआई ट्रैक्ट में जा रहा है, इसका मतलब वो एंट्रल न्यूट्रिशन कहलाएगा। पेरेंटल न्यूट्रिशन की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इंट्रावेनसली, न्यूट्रिशन व्हिच इज डिलीवर्ड थ्रू ए सिस्टम अदर देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन वाया सेंट्रल वेनस कैथेटर, वाया सेंट्रल लाइन। हमेशा ये क्वेश्चन आया था नोट सेट में इस बार। टीपीएन कौन से रास्ते से देंगे, ऐसा क्वेश्चन था कुछ, प्री में था कि मेंस में था पता नहीं। प्री में था, अरे था, मेंस में होगा फिर, आया था। तो टीपीएन को हमेशा, टीपीएन क्या है? हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और उसको इन्फ्यूज करने के लिए लार्ज वेन चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा लार्ज, बड़ी वेन चाहिए। छोटी वेन से जाएगा, वेन में स्क्लेरोसिस कर सकता है, फेल्वाइटिस कर सकता है, नेक्रोसिस कर सकता है, इसलिए छोटी वेन से टीपीएन नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हो सकते हैं। तो छोटी वेन से वेन ब्लॉकेज हो सकती है, वेन इन्फ्लेम्ड हो सकती है, इसलिए हमेशा बड़ी वेन से दिया जाता है। तो तीन चीजें हैं, एंट्रल, पेरेंट्रल और टोटल पेरेंट्रल। और टीपीएन के इंडिकेशन, सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? जीआई डिस्फंक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्फंक्शन। जब भी जीआई ट्रैक्ट काम नहीं करेगा, पेशेंट किसी भी फॉर्म में खाना खा नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तब हमेशा टीपीएन देना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टीपीएन की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? बहुत सारी कंडीशन है जिसमें टीपीएन की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारी क्रोनिक इलनेसेज है, कैंसर है, बर्न है, कैंसर, बर्न, एचआईवी एड्स लास्ट स्टेज है। इस कंडीशन में पेशेंट की हालत भयंकर माल नरिष्ट होती है, सीवियर टाइप ऑफ डायरिया एंड माल अब्जॉर्प्शन होता है, सीवियर टाइप ऑफ डायरिया एंड माल अब्जॉर्प्शन होता है। तो ओरली लेगा वो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ओरली इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन में दे सकते हो पैरालिटिक इलियस में दे सकते हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में दे सकते हो। और बाई बर्थ ही बाउल बहुत शॉर्ट है, या कोई ट्यूमर के कारण एक्सरसाइज होकर बाउल की लेंथ बहुत छोटी हो गई कि डाइजेशन हो नहीं पा रहा, डाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, और जितनी इंटेस्टाइन लेंथ में है उसको कट डाउन करना पड़ेगा, या बाई बर्थ ही स्मॉल बाउल सिंड्रोम हो जिसकी इंटेस्टाइन छोटी हो, तो इंटेस्टाइन छोटी होगी तो क्या होगा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। उस कंडीशन में भी टीपीएन दे सकते हैं। तो टीपीएन में मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। टीपीएन में हमेशा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ में एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो भाई कितनी उबाइश लेगी तू?
5 मिनट में चौथी थी ये। लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही, लग रहा है टीपीएन लगाना पड़ेगा। पढ़ाई एक तपस्या है जो बहुत डेडिकेशन, बहुत मेहनत, नींद को रोक के रखना, एक जगह ध्यान को कंसंट्रेट, अटेंशन सब चाहिए। और ये बहुत मुश्किल हालात है। बीच बीच में विचार आ जाते हैं, अच्छा वाह पढ़े यहाँ हैं, मंडरा कहीं और रहे हैं। फिर बीच में किसी के मैसेज आ रहे हैं, किसी के कॉल आ रहे हैं। कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? हम्म वो छुपके टेबल के नीचे से मैसेज भी कर रहे हैं कुछ। हम्म तो 3 चीजें याद रह जाएगी भाई, एंट्रल जीआई ट्रैक्ट के थ्रू देना है। पेरेंटल न्यूट्रिशन और टोटल पेरेंटल में डिफरेंस इतना ही है, पेरेंटल न्यूट्रिशन में लेस कैलोरी, लेस ड्यूरेशन के लिए देना हो तो देते हैं। टोटल पेरेंटल में सीवियर कंडीशन जिसका पेशेंट कंप्लीटली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसी के थ्रू पूरी होगा तो वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। अब देखो भाई साहब, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन इज फीडिंग ऑफ स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट टू ए पर्सन इंट्रावेनसली bypassing the usual process of eating or digestion। मेन इसके प्रोवाइड क्या होंगे, मेन कंपोनेंट तो कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है हमेशा। फैट है जो इमल्सन फॉर्म में होगा, फैट किसमें होगा, इमल्सिफाइड होगा। और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड फॉर्म में होगा। प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड फॉर्म में होगा। पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को इस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कि उसके जीआई ट्रैक्ट को बाईपास करते हुए इंट्रावेनसली यानी कि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में फीड न्यूट्रिशन पहुंचाना है। डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में न्यूट्रिशन को पहुंचाना है। द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन आर, तो कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज फॉर्म में होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड फॉर्म में होगा और फैट इमल्सिफाइड फॉर्म में होगा। इमल्सन और सस्पेंशन में क्या फर्क है? सस्पेंशन क्या है और इमल्सन क्या है? सुना है ना सस्पेंशन? कई पीने की कई दवाई आती है जैसे एंटासिड आ जाती है, डाइजीन सस्पेंशन है जेलुसिल सस्पेंशन है। क्या है वो? सस्पेंशन में क्या होगा कि दो चीजों का मिक्सर है, और दो चीजों का मिक्सर है उसमें से एक चीज उसमें घुली रहती है, बट अगर वो चीज लगातार स्टैटिक पड़ी हुई है तो एक चीज जो हैवी है वो बॉटम में जम जाती है, उसको यूज करने से पहले सेक करना पड़ता है, वो है सस्पेंशन। इमल्सन क्या है, दो चीज मिली हुई है और दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकी रहती है, यानी कि घुली हुई रह सकती है, घुली हुई रह सकती है, दोनों को छानेंगे फिल्टर करेंगे तो सेपरेट नहीं कर सकते। सस्पेंशन में हमेशा अगर हम उसको छलनी से छानेंगे तो दो चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, लिक्विड पार्ट अलग आ जाएगा और जो बड़े पार्टिकल्स वाला सोल्यूशन होगा वो फिल्टर में आ जाएगा, छलनी में आ जाएगा। इमल्सन में अगर हम छानेंगे पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा, उसमें सेपरेट कुछ नहीं होगा। ऑयल एंड वाटर मिक्सर इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। फैट एंड वाटर मिक्सर, फैट एंड वाटर मिक्सर, फैट एंड मिक्सर ऑफ ग्लूकोज डेक्सट्रोज, ये क्या है, इमल्सन है। इसको हम अगर छलनी से छानेंगे तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे कुछ भी। वही की सस्पेंशन में, सस्पेंशन का सिंपल एग्जांपल ले सकते हो क्या, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर है ना, पानी में मिट्टी के दाने डले हुए हैं, अब आप दोनों को हिलाओगे तो अंदर घुले हुए रहेंगे बट सेपरेटेड रहेंगे, क्योंकि अगर हम फिल्टर करेंगे छलनी से तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी, छलनी में ही पानी नीचे आ जाएगा। तो सस्पेंशन में दो ऐसी चीजों का मिश्रण है जो परमानेंटली कभी घुल नहीं सकते, परमानेंटली दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। इमल्सन में दो ऐसी चीजों का मिश्रण है, मिक्सर है, जो सेपरेट नहीं किया जा सकता, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही दो चीज और होती है, एक सिरप होता है और एक एलेक्सिर होता है। सिरप क्या है और एलेक्सिर क्या है? अबे सुना है कि नहीं, कप सिरप और एक होता है कप एलेक्सिर, उसमें लिखा होता है कप सिरप, कहीं लिखा होता है एलेक्सिर, कहीं लिखा होता है सिरप। पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ कहां से अगर सिरप क्या है, सिरप क्या है, जो भी चीज घुली हुई है मेडिसिन, उसमें क्या है मेनली कंपोनेंट्स, शुगर है, शुगर और वाटर और मेडिसिन है, वो क्या है, सिरप है। एलेक्सिर क्या है, एलेक्सिर में अल्कोहल कंपोनेंट इज कंपलसरी, एलेक्सिर में एक कंपोनेंट होगा वो कंपलसरी है, वो कौन सा है, अल्कोहल है, वो क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल बेस्ड जो भी कप सिरप है वो एलेक्सिर कहलाएंगे, और जो शुगर बेस्ड कप सिरप होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिरप कहलाएंगे। ये तुम वैसे पढ़ोगे, फार्मा में पढ़ाएंगे रमेश सर, पढ़ाया क्या, होगी फार्मा, कोई बात नहीं पढ़ा देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड फॉर्म में रहता है प्रोटीन, और जो फैट है वो किस में रहता है, इमल्सिफाइड फॉर्म में रहेगा। ऐसा देखने को मिलेगा, तीन अलग अलग चीजें आएगी। व्हाइट जो पार्ट होगा टीपीएन में हमेशा जो दूध जैसी चीज दिखेगी वो क्या है, वो हमेशा फैट इमल्सन है। मिल्की पार्ट ऑफ टीपीएन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, मिल्की पार्ट ऑफ टीपीएन इज व्हाट, तो मिल्की पार्ट ऑफ टीपीएन क्या है, फैट इमल्सन है। मिल्की पार्ट, मिल्की पार्ट ऑफ टीपीएन क्या कहलाता है भाई साहब, वो है फैट इमल्सन। अलग अलग आता है, एक 1000 ml में आता है, एक 1450 ml में आता है। 1000 ml का भी आता है, 1450 ml का भी आता है। दो आते हैं टीपीएन, एक सेंट्रल लाइन के लिए और एक पेरिफेरल लाइन के लिए। सेंट्रल लाइन के लिए भी है, पेरिफेरल लाइन के लिए भी है। सेंट्रल वाला पेरिफेरल से दे सकते हो क्या, और पेरिफेरल वाला, पेरिफेरल वाला सेंट्रल लाइन से दिया जा सकता है, उसपे दोनों लिखा होता है, कैन बी यूज्ड बोथ, कैन बी यूज्ड पेरिफेरल लाइन और सेंट्रल लाइन। इंडिकेशंस, chronic intestinal obstruction like intestinal cancer में हो सकता है, bowel pseudo obstruction with food intolerance,
कोई अदर कारण है, सुडो ऑब्स्ट्रक्शन टाइप है और फूड भी इनटॉलरेट हो रहा हो साथ में, टीपीएन कैन बी यूज्ड टू रेस्ट द बॉल इन केस ऑफ जीआई फिस्टुला। अगर कोई जीआई फिस्टुला बनाया है और जीआई सिस्टम को 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक पूरी कंप्लीटली रेस्ट देना है फिस्टुले को हील होने तक, तो उस कंडीशन में भी टीपीएन दिया जा सकता है। When an infant GI system is immature or has an congenital GI malformation, कोई बच्चा है इनबॉर्न इन्फेंट है या न्यूबॉर्न है, उसमें जीआई सिस्टम के कंजेनाइटल एनोमलीज है, तो एंट्रल रूट से फीडिंग नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, उस कंडीशन में देना है। या फिर when there is a post operative bowel anastomosis leak, कोई सर्जरी हुई है और बाउल का एनास्टोमोसिस किया है, किसी डिफेक्टेड पार्ट को रिमूव करके वापस जोड़ा है बट वहां से भी लीक हो रहा है, तो हील होने के लिए वक्त देना है, और वक्त देना है तो जीआई सिस्टम को कंप्लीटली रेस्ट देना है। तो कंप्लीटली रेस्ट दोगे तो कुछ तो न्यूट्रिशन दोगे, तो न्यूट्रिशन कहां से देंगे भाई? जीआई सिस्टम से बाहर देंगे, आउट ऑफ जीआई सिस्टम, यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैंसर और अदर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और सूडो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, या फिर इमेच्योर जीआई सिस्टम है या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो उस कंडीशन में। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिवली बाउल एनास्टोमोसिस लीक है और जीआई सिस्टम को हील होने के लिए टाइम देना हो, उस कंडीशन में भी पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। लिख लिया? तुम फास्ट लिखने वाले थे ना, धीरे कैसे लिख रहे हो भाई? हम्म तुम्हारी स्पीड धीरे कैसे हो गई? नजर लगी? अच्छा, इतने भी फास्ट थे नहीं जो नजर लग जाए। नजर ना लगे तुम्हारी स्पीड को। हम्म वेट वेट, चल रहा है। हाँ, क्या लेंगे? फ्लूइड से कोई दिक्कत नहीं, दूसरे हाथ से ले लो। बंद तो इसलिए कि पेशेंट की कंफर्ट के लिए कर सकते हो। बाकी आईवी फ्लूइड और मेडिकेशंस ब्लड कल्चर ले रहे हैं उसके टाइम पर्टिकुलरली उस टाइम बंद कर दो तो ठीक रहता है, अदरवाइज कुछ मिक्स नहीं है। नहीं हुआ, हो जाएगा, करवा देंगे, आईवी फ्लूइड्स में करवा देंगे। फ्लूइड्स पढ़ाएंगे ना? आईवी फ्लूइड पढ़ा लिया मिशन है? नहीं पढ़ाया? वो बोल रहे थे मेरे को कोई आईवी फ्लूइड्स, कल मैंने बोला उनको, उन्होंने बोला पढ़ा दूंगा मैं, ऐसे बोला। नहीं बोला मैं करा दूंगा, कोई बात। अभी सर सर मत को बाद में आऊंगा। हो गया लिख के? हाँ, हो गई थी 4 लाइनें? नहीं भाई, हो गई थी। अगली 4 लाइनें क्या कह रही है? When the patient is unable to maintain nutritional status due to severe diarrhea or vomiting है, small bowel obstruction हो, hypercatabolic state due to sepsis, polytrauma और major fracture, patient hypercatabolic state में हो यानी कि severely sepsis वाली कंडीशन हो, या multiple trauma है, multiple trauma fractures है, multiple trauma injury और fractures है जिसके कारण खाना खा ही नहीं पाएगा। multiple trauma और polytrauma क्या होता है? अरे 5 मंदिर से गिरा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हड्डियां भी टूटी है, जीआई ट्रैक्ट में इंटेस्टाइनल बॉल परफोरेट भी हुआ है और मैंडिबल मैक्सिला भी फ्रैक्चर है। अब ऐसा आदमी खाना खाएगा क्या? तो सारी जगह से टूटा फूटा पड़ा है, ना राइस ट्यूब से दे पाएंगे और ना खा पाएगा, तो न्यूट्रिशन देने की जरूरत पड़ेगी। An anticipated period of nothing by mouth status greater than 7 days as in patient with inflammatory bowel disease, जिनमें भी एनपीओ 7 दिन से ज्यादा रखने की नौबत पड़ रही है, उन कंडीशन में भी टीपीएन देना है। 7 डेज से ज्यादा एनपीओ स्टेटस में रखना हो, उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या लगाना है? टीपीएन लगाना है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, डायरिया वोमिटिंग हो, पॉलीट्रोमा हो, या फिर एनपीओ मोर देन 7 डेज, एनपीओ मोर देन 7 डेज हो, उस कंडीशन में भी टीपीएन लगाना होगा। हाइपर कैटाबोलिक स्टेट क्या होती है? हाइपर कैटाबोलिक स्टेट का मतलब है हाँ, नीड्स एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, यानी कि बीएमआर बढ़ी हुई रहेगी। ऐसी कंडीशन में भी अगर बेसिक न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन नहीं हो रहा हो तो टीपीएन के थ्रू दिया जा सकता है। हो गया? अरे हो गया क्या? दीवार का सहारा ले रही बेटा, दीवार तोड़ देगी हमारी, आगे रहे। कलर भी उतार दिया तुमने, तेल लगा दिया दीवार पे। कुछ नहीं किया है, सोने से बचना है इसलिए बोला है, सोने से बचना है इसलिए बोला है। हो गया? अरे हो गया? नहीं हुआ? कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं भाई साहब टीपीएन के? क्या हुआ? नहीं हुआ था? अरे तुम भी कोई लोग आपस में बातें ना करो, तब तक जो लिखा है उसको पढ़ो इन आंखों से, हाथों से नहीं, आंखों से पढ़ना है। अब हो गया? अब तो हो ही गया रे। कौन कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे? कि कंजेनाइटल एनोमलीज है कोई बच्चे की,
स्मॉल बाउल की, इंटेस्टाइन की, उसका बाउल बहुत छोटा है, 8 सेंटीमीटर, कितना, ओनली लेस देन 8 सेंटीमीटर बाउल है, बाउल की लेंथ बहुत छोटी है, जिसमें नॉर्मल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता, उस कंडीशन में टीपीएन चला सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट विद क्रिटिकल कार्डियोवास्कुलर इनस्टेबिलिटी और मेटाबॉलिक इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन में, ओहो हेडिंग गलत आ गई, हेडिंग गलत आ गई क्या? नहीं नहीं, एक मिनट देखने दो बे, गलत आ गई है, गलत आ गई है, गलत आ गई है। अरे हेडिंग तो सही है, इसमें नहीं देते भाई, स्मॉल बाउल सिंड्रोम में नहीं देना है, स्मॉल बाउल सिंड्रोम है। इसके अलावा क्रिटिकल कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है, अगर जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोहोलिसिस हो, उसको करेक्ट करके तभी देना है। इसके अलावा जहां भी जिस भी पेशेंट में जीआई सिस्टम, जिस भी पेशेंट में जीआई फीडिंग पॉसिबल है, उसमें नहीं देना है। सीवियर किसी का लीवर, उस पॉइंट को छोड़ो, उस पर वापस आएंगे, सीवियर किसी का लीवर डिस्फंक्शन हो, क्योंकि क्या देता है इसमें मेनली फैट, और फैट लीवर अगर कंप्लीटली डिस्फंक्शन होगा तो फैट अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म कर नहीं पाएगा। उस एक पॉइंट को मुझे देखने दो, वो कहां से आ गया गलत, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ये इसमें देते हैं, इसमें टीपीएन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो सकता, उसको आप इंडिकेशंस में लिख दो, ये उस स्लाइड का इधर आया हो, वो ये इंडिकेशन वाले में लिख दो, बाकी वाले कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखो। वो तो पॉइंट लिखा हुआ है ना तुमने, स्मॉल बॉल कंजनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ बॉल लिखा है ना, इसे वाले में लिखा है ना इंडिकेशंस में, हाँ ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट जीआई ट्रैक्ट के थ्रू फीड ले सकता है तो टीपीएन नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग आते हैं, कमजोरी है, बहुत थकान है, ऐसी है, वो ताकत वाले आते हैं ना, वो लगवा दो, या वेट नहीं बढ़ रहा है वो लगवा दो, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस सीवियर हो सकते हैं, इसलिए नहीं लगाना है। जीआई सिस्टम से अगर फीडिंग पॉसिबल हो तो किसी भी कंडीशन में नहीं देना है, और सीवियरली अगर लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। और भाई साहब इसको तुम ऊपर वाले पॉइंट को उसमें मत लिखना, पक्का नहीं है, अरे नहीं है, क्या लिखा हुआ पढ़, बाईपास दी, हाँ तो बाईपास करना है ना टीपीएन में। हाँ, पर टेपरिंग कैसे करेंगे इस कंडीशन में हो सकता है, इस पॉइंट को छोड़ना मैं क्लियर करके बताऊंगा। इस पॉइंट का दो व्यू हो सकते हैं, एक स्मॉल बॉल में देना है, दूसरा कि इस बच्चे को कब तक टीपीएन देंगे, हमेशा टीपीएन पे ही रहेगा क्या, बॉल स्मॉल है तो वापस बंद कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा तो टीपीएन पे रहेगा नहीं, हमेशा तो टीपीएन पे रह नहीं सकता, तो बॉल का रिसेक्शन करके इसकी लेंथ तो बढ़ नहीं सकती है, तो वापस साथ साथ में दूसरी फीड देने में अनेबल रहेंगे, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है। इसके स्टार लगा के रख लो, इसको मैं क्लियर करूंगा दोबारा से। स्मॉल बॉल लिखा है तो तुमको कॉन्ट्राइंडिकेशन में था मैंने क्या, इतना लिखो तब तक मैं देख लूं, वैसे लिखा होगा। ओके ओके, ये नॉर्मल सी कंडीशन है, कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे का इन्फेंट का बाई बर्थ से ही बॉल 8 सेंटीमीटर से लेस है, 8 सेंटीमीटर से लेस है, तो स्मॉल फीडिंग देना है एज टॉलरेटेड, एज टॉलरेटेड। अदरवाइज सीधा टीपीएन शुरू कर दो, पेरेंट्स लेके आएंगे, रिलेटिव हॉस्पिटल लाएंगे कि बच्चा खाता है तो उल्टी कर देता है, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो टीपीएन नहीं देना है। बॉल स्मॉल है तो भी स्मॉल फीडिंग देना है एज टॉलरेटेड, स्मॉल एंट्रल फीडिंग देना है। क्या करना है, स्मॉल एंट्रल फीडिंग, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में ही रहेगा, स्मॉल एंट्रल फीडिंग एज टॉलरेटेड, ये लिखना है। 8 सेंटीमीटर अलग चीज है, लेस देन 8 सेंटीमीटर है, और वो नॉर्मल सर्जरी वाला माल फॉर्मेशन वाला कंडीशंस अलग है। तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखना है कि जिन बच्चों का बॉल लेस देन 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंप्लीटली टीपीएन पे डाल दो, क्योंकि टीपीएन कंप्लीटली क्या कर रहा है, जीआई सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्ट सेंट्रल वेन से दे रहे हैं हम, तो डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं, तो जीआई सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। फॉर फ्यूचर रेफरेंस और फॉर फ्यूचर बेटर इंप्रूवमेंट पेशेंट को स्मॉल एंट्रल फीडिंग देना है एज टॉलरेटेड, एज टॉलरेटेड, तो सीधा टीपीएन स्टार्ट नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन मेटाबॉलिक एरर वाली है, जिसमें मेटाबॉलिक करेक्शन करने के बाद ही टीपीएन दे सकते हो। थर्ड चीज, जीआई फीडिंग अगर पॉसिबल हो उस कंडीशन में सीधा टीपीएन नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अगर लीवर का डिस्फंक्शन हो उस कंडीशन में भी टीपीएन नहीं देंगे। अब कंपोजिशन में देखो, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंटेज सप्लाई करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है, और ये टोटल कैलोरी का 60 से 70% सप्लाई करेगा। अमाइनो एसिड किसके फॉर्म में है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स फॉर्म में है, और सॉल्यूशन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहेंगे, एक्सेप्ट आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन। आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन सुटेबल नहीं होते, ये एक साथ मिक्स नहीं हो सकते फैट इमल्सन के साथ, इसलिए इनको अलग से सप्लीमेंट देना की जरूरत पड़ती है। तो टीपीएन इसमें नहीं होते। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स लैकिंग इन टीपीएन, लैकिंग इन टीपीएन, तो याद रखना है आर्जिनाइन एंड ग्लूटामेट, आर्जिनाइन एंड ग्लूटामेट उसमें नहीं होते। एक हेल्दी एडल्ट रिक्वायरमेंट आर 0.1 टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए। एक हेल्दी एडल्ट को कितना चाहिए आइडियली, 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट, तो यहाँ टीपीएन हमको 15 से 20% सप्लाई होगा। इसके अलावा फैट, फैट किसके फॉर्म में होंगे, इमल्सन फॉर्म में होंगे। एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड कैलोरी, प्रिवेंट फैटी एसिड डेफिशिएंसी। एसेंशियल फैटी एसिड में डेवलप 3 वीक ऑफ फैट फ्री टीपीएन। अगर आपने फैट फ्री टीपीएन चलाया है पेशेंट को, यानी कि ओनली 2 इन 1 वाला पैकेट चलाया, यानी कि डेक्सट्रोज और अमाइनो एसिड ही चलाया हो, फैट नहीं दिया है, तो एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी कितने वीक में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अगर 3 वीक तक लगातार आपने फैट इमल्सन के बिना टीपीएन चलाया हो तो एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कौन से होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, अमाइनो नहीं फैटी एसिड, कौन से होते हैं, 3 होते हैं ना। एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलिक, लिनोलेइक एंड आर्किडोनिक, एंड आर्किडोनिक आर एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं।
और जो फैट से कैलोरी मिलेगी वो कितनी है, 25 से 30%। तो ये याद रखना है तीनों कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है, 60 to 70%। वहीं अमाइनो एसिड से 15 से 20%, और जो फैट से है वो 25 से 30%। तो कार्बोहाइड्रेट टीपीएन में डेक्सट्रोज फॉर्म में होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से टोटल कैलोरी का 60 to 70% कैलोरी किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। वहीं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स फॉर्म में और ये 15 से 20% कैलोरी देंगे, और फैट इमल्सन फॉर्म में है और एसेंशियल फैटी एसिड भी देते हैं और 25 से 30% कैलोरी देंगे टोटल। और अगर 3 वीक तक फैट फ्री टीपीएन चलाया हो तो एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसीज हो सकती है। The three essential fatty acids are linoleic, linolenic and arachidonic. एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मरासमस। फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से काहे मरासमस होगा भाई? हम्म हम्म क्या है भैया, प्रोटीन और कैलोरी से होता है यार, केपीएमसी। क्वेश्चन मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है, मरासमस मेनली कैलोरी की डेफिशिएंसी से होता है। मरासमस यानी मरा हुआ सा सूखा हुआ रहेगा, और क्वेश्चन वाला कैसा रहेगा, ओबेस रहेगा, स्वेल्ट रहेगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। मेनली प्रोटीन की कमी के कारण बॉडी में एडिमा रहेगा उसके। ड्राई स्किन, जिसको टोड स्किन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोड स्किन। एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन होती है, ड्राई और टोड स्किन। शायद फ्राइनोडर्मा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, फ्राइनोडर्मा ऐसा कुछ बोलते हैं, टोड स्किन। धुंधला सा याद है मुझे पर पूरा याद नहीं है, शायद फ्राइनोडर्मा ही है, टोड स्किन बोलते हैं उसको। हम्म सही नहीं है, सही है, देखा, नर्सिंग करते टाइम का पढ़ा हुआ है। हम्म, हो गया, अरे हो गया। तो कितनी कैलोरी देंगे, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज प्रोवाइड 60 to 70% ऑफ टोटल कैलोरी। प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कितना, 15 से 20%, 15 से 20%। एंड फैट इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करेगा, और ये 25 से 30% कैलोरी देगा। हो गया, चले आगे। इन्फ्यूजन के टाइप है कंटीन्यूअस, पेरिफेरल न्यूट्रिशन है। तो कंटीन्यूअस में क्या है, नाम से दिख रहा है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअसली इन्फ्यूज ओवर 24 आवर्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग, क्योंकि 24 घंटे में खत्म करना, घर पे तो होगा नहीं, तो ये कंटीन्यूअस है। हो गया कंटिन्यूअस पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसमें कंटिन्यूअसली 24 आवर्स चलेगा, और ये स्पेशली कहाँ देंगे, हॉस्पिटल सेटिंग्स में। कहाँ लगाएंगे, हॉस्पिटल सेटिंग्स में। दूसरा इंटरमिटेंट और साइक्लिक। अबे कंटिन्यूअस में क्या है इतना, कंटिन्यूअसली इन्फ्यूज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स एंड मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग। ये दो लाइन ही थी, सब देख के लिखना है ना, यूं यूं। देखो भाई, देखो, हाँ देखो, इधर देखो, SETTING। वो तुम समझ रहे हो, वो वाला सेटिंग नहीं है ये, दैट माइंड। नेक्स्ट इज intermittent or cyclic parental nutrition, commonly administered overnight, allow client participate in activity of daily living during the day। ये, और यहाँ ग्लूकोज लेवल चेक करते रहने का है, यानी कि रेंज कितनी हो सकती है, 12 to 14 आवर्स, 12 to 14 आवर्स, या 8 से 12 घंटे बोलो, 12 से 14 घंटे तक हो सकता है, 24 आवर्स नहीं है, इंटरमिटेंट है ना। तो आप 8 to 12 आवर्स याद रखो। ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना बहुत जरूरी है टीपीएन में। अगर टीपीएन फास्ट चला है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, और तुमने सडनली स्टॉप कर दिया है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो दोनों को लिए मॉनिटर करना है। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ टीपीएन कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, एंड सडनली स्टॉपेज ऑफ टीपीएन कैन कॉज रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया, रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि बॉडी में एक साथ आ रहा होता है, टीपीएन चढ़ा हुआ है, ग्लूकोज जा रहा है, रेस्पॉन्स में पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करता जा रहा है, और तुम पेनक्रियाज तो तैयार ही नहीं हुआ, उसने तो इंसुलिन बना बना के सिक्रेट कर दिया, तुम तो कूद पड़े एकदम से बंद कर दी, तो इंसुलिन तो पड़ी है अंदर ज्यादा, तो इंसुलिन क्या करती है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है। इसलिए हमेशा टीपीएन को टेपर्ड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, टेपर्ड ऑफ, यानी कि स्लो स्लो डोज, स्लो करते करते, रेट स्लो करते 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 बंद करना है। तो मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम पीपीएन बोलेंगे, नाम से दिख रहा है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम to replace some of the nutrient required daily and only supplement a normal diet।
अगर कुछ समय के लिए पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर डाइटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए तो हम पीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। फिर आता है आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, गिव द पेशेंट हु कांट ईट एनीथिंग एंड मस्ट रिसीव ऑल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। टीपीएन तभी लगेगा जब कंप्लीटली पेशेंट कुछ खा पी नहीं सकता और कंप्लीटली उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहां से चाहिए, कहां चाहिए, कहां से, आउट ऑफ जीआई सिस्टम, आउट ऑफ जीआई सिस्टम चाहिए। ये होम वाला इंडिया में नहीं है। होम पेरेंटल न्यूट्रिशन, होम पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम एचपीएन बोलते हैं, यूजुअली रिक्वायर सेंट्रल वीनस कैथेटर और पेशेंट को फुल्ली फैसिलिटी के साथ कैथेटर लगा के प्रोसीजर समझा के और घर भेजा जा सकता है। ये कोई क्रॉनिक सीवियर डिजीज वाले हैं कि रोज हॉस्पिटल कहां आए, तो पेशेंट को सेंट्रल लाइन डाल के कंप्लीटली एक्सप्लेन करके टीपीएन घर लगवा सकता है। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाने वाला न्यूट्रिशनल सप्लाई है और ये कुछ न्यूट्रिएंट और डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जबकि टीपीएन कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। होम पेरेंटल टीपीएन जिसमें सेंट्रल वेनस कैथेटर डाल के पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करके, कोई क्रॉनिकली इल है जो कुछ खा पी नहीं सकता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करने के लिए डेली हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो होम सेटिंग में भी टीपीएन लगाया जा सकता है। ऐसे देखे तो टीपीएन के और टाइप होते हैं, क्या होता है, एक 2 इन 1 और एक 3 इन 1। एक क्या होता है 2 इन 1, 2 इन 1 में क्या आएगा भाई, हाँ, अमाइनो एसिड और डेक्सट्रोज। और एक होता है 3 इन 1, 3 इन 1 में तीनों आएंगे, फैट, अमाइनो एसिड एंड डेक्सट्रोज। और 3 इन 1 को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, टीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीएनए, टोटल न्यूट्रिशनल एडमिक्सर। क्या बोलते हैं, टोटल न्यूट्रिशनल टोटल न्यूट्रिशनल एडमिक्सचर। एक्स गायब हो गया क्या, एक्स वैसे गायब होने के लिए होता है, एक्स गायब हो गया। ये बात तुमको कितनी जल्दी समझ में आती है, कोई भी एक्स फैक्टर वाली बात है ना तुरंत पकड़ लेते हो, तुरंत। बाकी अगर ये बोर्ड से हटा के मैं टीएनए की फुल फॉर्म पूछूंगा तो भी नहीं बताओगे, आप बता सकते हो क्योंकि इसमें एक्स है। लगता है तुम आज ये पूरा नहीं होने दोगे, ऐसी हमको उम्मीद लग रही है। कल तो टेस्ट है, टेस्ट के बाद क्लास होगी भाई, आज से सर लेके 2:30 बजे से टेस्ट होगा, उसके बाद वापस क्लास होगी। तो आराम से पढ़ के आना सारा, कैथेटर, कैथेटर के टाइप्स, बैलून इन्फ्लेट कर रहे हो, दर्द हो रहा है क्या करोगे, पोजीशन क्या हो सकती है, ये सब, ऑक्सीजन, मास के टाइप, फ्लो रेट, और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इसके अलावा राइस ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों डालेंगे, पोजीशन, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्यूब, मेजरमेंट का मेथड, ट्यूब को कंफर्म करने का तरीका, ये सब पढ़ लोगे कल अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, ऐसा लगता है मुझे। आ जाएंगे अच्छे। अरे राइस ट्यूब कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी नंबर ला सकते हो उसमें भी। तो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन नाम से दिख रहा है कि पार्शियल टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर पेशेंट को न्यूट्रिशनल एडिशनल देना हो तो वो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाएगा। इसके अलावा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन नाम से दिख रहा है टोटली पेशेंट का न्यूट्रिशन सप्लाई आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट देना है, आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट देना है, आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट देना है। कौन सी रील खुली हुई है बेटा, दिखाना एक बार, कौन में नहीं है। इसके अलावा एक और लिखा है, वो क्या है, टीएनए, टोटल न्यूट्रिशनल एडमिक्सर्स, जिसको हम 3 इन 1 बोलते हैं। इसमें तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होंगे, फैट, एक्सट्रोज और अमीनो एसिड्स तीनों होंगे। और जो 2 इन 1 वाले में है उसमें फैट नहीं होगा, उसमें फैट नहीं होगा, अमीनो एसिड्स होंगे। हाँ जी, कुछ कह रहे थे। अच्छा, हम्म, आधे मतलब लास्ट डेट तक तो यूज करते ही हैं वैसे तो, सब डालेंगे, सब बताएंगे, क्योंकि इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया करता है इसलिए इंसुलिन देंगे। और क्या होगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी करता है टीपीएल, है ना, वो रीफीडिंग सिंड्रोम आएगा, वो बताऊंगा मैं। क्या हुआ, not present in the blood transfusion services, bleeding room, cold room, therapeutic day care room, component separating room। ये ब्लीडिंग रूम नहीं होगा शायद, नहीं ब्लीड वाला रूम तो होगा, नहीं होता है। अरे नहीं करते, नहीं, ये कंपोनेंट पूछा है, ब्लड बैंक के पार्ट है ये, कौन कौन से रूम है, क्वेश्चन ऐसा है कि ब्लड बैंक में कौन कौन से अलग अलग एरियाज होते हैं।
ब्लीडिंग रूम का मतलब है जहां आप ब्लड डोनेशन लेते हो, वो वाला ब्लीडिंग रूम कहलाता है। बट ट्रांसफ्यूजन सर्विस में भी आना तो चाहिए, कोल्ड रूम भी चाहिए, थेरेप्यूटिक डे केयर रूम चाहिए और कंपोनेंट सेपरेटर रूम भी चाहिए। ये कहां से क्वेश्चन है ऐसा कि कौन से कमरे ब्लड बैंक में होते हैं, कल देखना पड़ेगा जाके। हाँ बेटा, टीएनए टोटल न्यूट्रिशनल एडमिक्सचर्स, ये तीनों कंपोनेंट मिले होते हैं उसको बोलते हैं टीएनए, और जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, 2 in 1 वाला टीपीएन है, और ये 3 in 1 वाला है। हो गया अब ये रिकमेंडेड रेट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो इन्फ्यूजन रेट्स क्या हुआ, अब बोले ना सर क्या कुछ नहीं लिखना, वो वैसे ही नहीं लिखती पड़ोसी के देख के लिख लो। रिकमेंडेड रेट इज अकॉर्डिंग टू वेट कितनी होनी है, अगर किसी इंसान का वजन 40 किलो है तो हमको इन्फ्यूजन रेट कितनी रखनी है, 60 to 80 ml पर आवर, 60 to 80 ml पर आवर रखनी है। अगर 50 किलो का है तो 75 से 100 रखनी है, 60 का है तो 90 to 120, 70 है तो 100 से 140, और 80 का है तो 120 से 160, और कोई मोटा है 90 kg वाला तो 130 से 170। अभी मैं सोचना मोटा है तो टीपीएन का देंगे, ऐसा नहीं है, मोटे को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है ना। 90 किलो का आदमी खड़ा था कोई, अभी बच्चा है तो 90 किलो हो तो भी चलेगा, बाद में कम कर लेना। तो टीपीएन क्या क्या कर सकता है भाई, तो टीपीएन के कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशंस में टीपीएन क्या क्या कर सकता है, टीपीएन के कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। इसके अलावा रीफीडिंग सिंड्रोम होता है, तुमको पढ़ाया था मैंने, अगर साइकेट्रिक में पुराने बच्चों को याद है तो, कि रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कोई इंसान बहुत दिन तक स्टारवेशन में है। टीपीएन का मतलब यही है, टीपीएन लगाने की कंडीशन इंडिकेशन यही है कि बहुत दिनों से भूखा था, खाना नहीं ले रहा था, या फिर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अल्टर्ड है। तो बहुत दिनों से जिसका स्टारवेशन कंडीशन है, कैचेक्सिया की कंडीशन है, या क्रोनिक डिजीज की वजह से जैसे एड्स हो गया, सीवियर टाइप ऑफ बर्न हो गया, उस वाली स्टेज में क्या होगा कि अचानक से भूखे इंसान को एकदम से खाना आया, एकदम से टीपीएन के थ्रू खाना गया, तो टीपीएन के थ्रू खाना आते ही उस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए क्या होगा, सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं मैग्नीशियम, थायमीन है, और ये सारी चीजें जब अचानक से खाना गया उनको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट यूटिलाइज हो जाएंगे, तो और इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसीज हो जाएगी, तो ये रिपीटिंग सिंड्रोम कहलाता है। इसके अलावा याद रखना है कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जो सेंट्रल लाइन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो वैसे लिखवाएंगे तुमको, तो ये हो गया था। बता दो ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, what substance are generally added to TPN solutions, electrolyte trace element vitamin, antifungal electrolyte vitamin, electrolyte antihistamine antagonist vitamin, citrate preservative electrolyte and vitamin, क्या ऐड करा जाता है, तो बताया था तुमको कि माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट एंड विटामिन आर एडेड इन टीपीएन, क्योंकि टीपीएन में तो मेन तो तीन ही चीजें हैं, क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, अमीनो एसिड फॉर्म है और फैट है, तो बाकी चीजें भी तो देना, क्योंकि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, तो विटामिन कहां से लेगा, है ना, विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट कहां से लेगा, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा ऐड करते हैं। रूट कौन से रूट से दिया जा सकता है टीपीएन, तो टीपीएन हमेशा मेनली सेंट्रल लाइन से देंगे, सेंट्रल वेन, जिसमें सब क्लेनियल वेन डाल सकते हैं, या इंटरनल जुगुलर वेन से डाला जा सकता है, कहते तब क्यों, क्योंकि टीपीएन क्या है, हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशंस है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और ये उसी से लाइन से देंगे, सेंट्रल लाइन से ही। दूसरी लाइन से अगर पेरिफेरल लाइन से दिया तो फेल्बाइटिस कर सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर सकता है, पेरिफेरल वेन। दूसरा रूट होता है पेरिफेरल वेन, ये लेस कॉमनली यूज्ड वाला मेथड है। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एन हाइपरटोनिक एजेंट गिविंग थ्रू पेरिफेरल वेन कैन कॉज, अगर दिया है इस रूट से तो स्क्लेरोसिस कर सकता है, वेन का हार्डनिंग कर सकता है, डैमेज कर सकता है, फेल्बाइटिस कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है। तो तुमको खबड़िया में इतनी बात याद रखने की है कि टीपीएन को सेंट्रल लाइन से ही देंगे, टीपीएन को सेंट्रल लाइन से देना ही आइडियल माना जाता है, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं अंदर, उनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए बड़ी वेन चाहिए, ट्रांसफ्यूज और इन्फ्यूज करने के लिए बड़ी वेन चाहिए, छोटी वेन ब्लॉक हो जाएगी, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा, फेल्बाइटिस हो सकता है, वेन डैमेज हो सकती है, तो बड़ी वेन को प्रिफर करना है। तो टीपीएन में आपको सिंपली इतना याद रखना है कि टीपीएन का मतलब ये है कि आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, पेशेंट को आउट ऑफ जीआई ट्रैक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। वो कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, तो वो जब भी ऐसी सिचुएशन जिसमें जीआई सिस्टम डिसफंक्शनल हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ट्यूमर के कारण, या फिर कोई फिस्टुला हो, फिस्टुला हो और उसको हील होने का वक्त देना हो, या कोई एनास्टोमोसिस सर्जरी हुई और लीकेज है, हीलिंग का वक्त देना हो, या कोई क्रॉनिक इलनेसेज है उसके कारण देना पड़ रहा हो, और मेनली कॉन्ट्राइंडिकेशंस उन कंडीशंस में नहीं देंगे, लिवर डैमेज हो, कोई कार्डियक और रीनल सीरियसली प्रॉब्लम हो, या फिर एसिड बेस इम्बैलेंस हो, तो उसको पहले करेक्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन पूर्वक ध्यान पूर्वक टिफिन दिया जा सकता है। और उन बच्चों में नहीं देंगे जिनका बॉल लेस देन 8 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा जो ओरली ले सकता है उनमें टीपीएन स्टार्ट नहीं करना है, उनमें टीपीएन स्टार्ट नहीं करना है। 2 in 1 और 3 in 1 आता है, 2 in 1 वाले में डेक्सट्रोज प्लस अमीनो एसिड का सॉल्यूशन होता है, 3 in 1 में तीनों होता है, 3 in 1 को हम क्या बोलते हैं, टीपीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीपीए बोलते हैं।
और मेनली सेंट्रल लाइन ही प्रिफर्ड की जाएगी। हाइपरऑस्मोलर एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसलिए सेंट्रल लाइन को प्रिफरेबली यूज किया जाएगा। और जो मेन सोर्स ऑफ कैलोरी और एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज है। वो 60 से 70% टोटल कैलोरी का किससे सप्लाई होगा? कार्बोहाइड्रेट से होगा। प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स है और ये 15 से 20% टोटल कैलोरी का सप्लाई करेगा। और जो फैट है वो इमल्सिफाइड फॉर्म में है, ये एसेंशियल फैटी एसिड को सप्लाई करता है। 20 से 25% टोटल कैलोरी किससे जाएगी? फैट से जाएगी। इतनी बात याद रखना है, ठीक है। इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद। कल नहीं परसों पढ़ेंगे, कोई नहीं, 2-4 टॉपिक ये खत्म करके साइकेट्रिक शुरू करेंगे। इसी साइकेट्रिक की नोटबुक लेते आना परसों, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ओ पहलवान है वो